गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिंथेसिस का अगला पार्ट बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको संयुक्त वाक्य बनाना सिखाया था। पहले पार्ट में हमने आपको कंपाउंड बनाना बताया था, सेकंड पार्ट में हमने आपको कॉम्प्लेक्स बनाना बताया था। तो बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ प्यारे बच्चों, सिंथेसिस का जो कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर है, आज हम आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो WH वर्ड से हट करके हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि जो कंजक्शन दूसरे वाक्यों पर आश्रित रहते हैं, उन कंजक्शंस के द्वारा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात अलग अलग जो वाक्य होते हैं, सेपरेट वाक्य, उनको कंबाइंड करना यानी एक करना, वो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझने में अगर कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमें कमेंट अवश्य करें ताकि हम आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को और आने वाले वीडियो को भी और बेहतर बना सकें। आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए पार्ट 2 में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। इसमें पहला जो कंजक्शन दिया हुआ है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। दूसरा है नो सूनर डॉट 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 देन। नो सूनर के बाद में सेंटेंस आता है, फिर देन प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आता है जिसका अर्थ होता है देर भी न होने पाई कि। यहाँ देन का मतलब की होता है। अगला कंजक्शन है दो और ऑल दो। तो दो और ऑल दो दोनों का ही मतलब होता है हालांकि। हालांकि ऑल दो का मतलब होता है हालांकि फिर भी। हालांकि यानी कि यहाँ पर हालांकि के बाद में एक सेंटेंस आता है, तब जाके फिर भी लगाते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस आता है। तो यह फिर भी की मीनिंग हम अलग से नहीं लगाते हैं, ऑल दो का मतलब ही हो जाता है हालांकि फिर भी। तो ध्यान रहे, दोनों सेंटेंस के बीच में फिर भी की हम कोई भी मीनिंग नहीं लगाते हैं। हाँ, दोनों सेंटेंस के बीच में फिर भी के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ हो जाता है फिर भी। ऑल दो के साथ, केवल ऑल दो के साथ। दो सेंटेंस के बीच में यदि हम कॉमा न लगाएं तो फिर भी की मीनिंग यट लगा सकते हैं, बाई ET। ऑल दो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, फिर एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद में यट लगा देंगे, तब दूसरा सेंटेंस आएगा। यट के अलावा और अन्य कोई कंजक्शन नहीं आता है। अगला कंजक्शन है जैसे देन, की अपेक्षा। यह कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। देन का मतलब होता है की अपेक्षा। नेक्स्ट कंजक्शन है इफ, माने यदि। फिर इन केस, इसका मतलब ही यदि होता है। अगर इन दोनों के बीच में आप डिफरेंट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इन केस, कि इन केस का प्रयोग कहाँ होता है और इफ का प्रयोग कहाँ होता है। अगला कंजक्शन है लेस्ट इन केस। आप कहोगे कि इन केस का मतलब यहाँ पर यदि दिया हुआ है और यहाँ इन केस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। जी हाँ बच्चों, लेस्ट और इन केस दोनों का मतलब कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का मतलब भी कहीं ऐसा ना हो और इन केस का मतलब भी कहीं ऐसा ना हो। अब अगर इन केस का मतलब यदि होता है और इन केस का मतलब कहीं ऐसा ना होता है, कहीं ऐसा ना हो, तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है। अगर इसको भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टर्म्स। बिकॉज और एज, इन दोनों का मतलब भी क्योंकि होता है, इन दोनों में भी अंतर होता है। फिलहाल कॉम्प्लेक्स में दोनों चल जाते हैं, अगर आप बिकॉज लगा दोगे तब भी ठीक है, एज लगा दोगे तब भी ठीक है। इसी प्रकार से लेस्ट और इन केस में भी चल जाता है, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग किया है तो लेस्ट से अगला वाक्य जो होगा
उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको शुड लगानी पड़ेगी, चाहे उस वाक्य में चाहिए का अर्थ हो या ना हो। अगर आप शुड नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इन केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उसको शुड के साथ में प्रयोग नहीं करते। सो दैट, ताकि, यानी कि जिससे, सो दैट माने ताकि होता है या जिससे होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सो दैट के बाद जो अगला सेंटेंस आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल या तो प्रेजेंट टेंस होगा तो मे प्रयोग किया जाएगा, पास्ट होगा तो माइट प्रयोग की जाएगी। अगर मे और माइट नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकल वो इनकरेक्ट हो जाता है। हालांकि हम कैन का और कुड का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग में बोलचाल के काम आता है, ना कि ग्रामर में। टिल और अनटिल, टिल का मतलब तो केवल जब तक होता है या तक होता है, अनटिल का मतलब जब तक भी होता है और जब तक के नहीं भी, क्योंकि अनटिल नेगेटिव हो जाता है और टिल पॉजिटिव रहता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि टिल और अनटिल के बाद में सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, कोई अन्य सेंटेंस नहीं। सो एज टू, इसका मतलब होता है ताकि सके। ताकि और सके दोनों के बीच में ये जो एलिप्सिस लगी हुई है, डॉट 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 है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस आता है जैसे वह मेहनत कर रहा है ताकि पास हो सके, इस प्रकार से। तो यहाँ सके के लिए हम मे और माइट या कैन कुड का प्रयोग नहीं करते हैं। सो एज या एज, इसका मतलब होता है इतना जितना के। अगला है सिंस, माने चूंकि डॉट डॉट डॉट, इसलिए। यहाँ पर चूंकि सिंस जो आया है इसके लिए हम चूंकि इसलिए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसलिए की मीनिंग अलग से नहीं लगाएंगे, अगर लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। चूंकि इसलिए, जैसे चूंकि वह बहुत होशियार है इसलिए प्रत्येक परीक्षा पास कर सकता है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग कर देंगे। दैट का मतलब होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें आप सीख चुके होंगे। और दैट का हमने एक अलग से भी प्रयोग बता दिया था, जोर जिसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वेदर और, इसका मतलब होता है कि या फिर। तो मुझे लगता है आई थिंक सब बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए इन कंजक्शन को अच्छे तरह से याद कर लेंगे। और कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है या कोई परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में कंजक्शन दिया है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के लिए या को। ये मेन वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है। अब आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिए, अनलेस। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं तो। इसका भी एक नियम होता है बच्चों, अनलेस के बाद में जो सेंटेंस आता है वो भी प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में ही यूजुअली प्रयोग किया जाता है। तो देखो, यदि नहीं तो अनलेस और दूसरा अनटिल, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 12th क्लास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बता दें, आप नोट कर सकते हो कि अनलेस, अनलेस का प्रयोग किया जाता है किसी शर्त के लिए, किसी शर्त के लिए, जबकि अनटिल का प्रयोग किया जाता है समय के लिए। जैसे तुम यहाँ ठहरो जब तक कि मैं लौट कर ना आऊँ, तो समय का प्रयोग किया गया है। तो यू स्टे हियर अनटिल आई कम बैक, समय के लिए प्रयोग अनटिल का हो जाएगा। अनलेस जैसे कंडीशन कोई रख देते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ बच्चों, ये यहाँ पर एक कंडीशन हो गई, अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर अनलेस का प्रयोग होगा, यदि आपने अनटिल का प्रयोग किया है तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दिया है।
इसको सेपरेट सेंटेंस यानी कि अलग अलग सेंटेंस में, यू आर अंडर ग्रेजुएट यानी तुम अंडर ग्रेजुएट हो। अंडर ग्रेजुएट कहते हैं जो ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हो और जिसका कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो ये सेपरेट सेंटेंस है। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। सेपरेट सेंटेंस, यू आर अंडर ग्रेजुएट एक वाक्य हो गया। दूसरा हो गया यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग। इस प्रकार से दो वाक्य हो गए कि यू आर अंडर ग्रेजुएट, यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग। तुम अंडर ग्रेजुएट हो, तुम हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें हमने कंबाइंड ये शॉर्ट लिखा है हमने, सेपरेट और कंबाइंड। सेपरेट यानी अलग अलग वाक्य और कंबाइंड यानी संयुक्त वाक्य, जुड़ा हुआ। तो ये सेपरेट वाक्य कंबाइंड ही कहलाता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो और चाहे वो कंपाउंड हो, वो कंबाइंड ही होता है। कंबाइंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य, जुड़ा हुआ, मिलकर के, मिश्रित वाक्य। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लिख देते हैं हम कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया इन केस लगा करके। आप इतने सारे कंजक्शन को देख सकते हो, आपको जो भी सूटेबल लगे आप सबका अर्थ इसमें लगा सकते हो कि भाई कौन सा अर्थ इसका ठीक रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको इन केस लगा कि इन केस यू आर अंडर ग्रेजुएट, यदि तुम अंडर ग्रेजुएट हो तो तुम हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इन केस, ये जो इन केस है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब आप कहोगे कि यहाँ इन केस के स्थान पर क्या हम इफ नहीं लगा सकते? इफ का मतलब भी तो यदि होता है। तो ध्यान रहे, इफ का प्रयोग किया जाता है जब कोई कंडीशन हो, स्थिति हो कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब कोई कंडीशन ना हो तो इसमें हम इन केस का प्रयोग करते हैं। और डिटेल में जानकारी के लिए हम इस पर वीडियो बनाएंगे यदि आप चाहते हो तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, यहाँ इन केस लगा सकते हैं। इन केस यू आर अंडर ग्रेजुएट, यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग। तो ये आपके 12th क्लास में इस प्रकार से आएगा। बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि आपकी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें किस प्रकार से आता है। ध्यान दीजिए, इसमें शुरुआत में हमने ब्लैंक दी हुई है। यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगी, यू आर अंडर ग्रेजुएट, यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग। आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। इन 4 ऑप्शंस में से 4 कंजक्शन दिए हुए हैं, इफ, इन केस, दैट और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं, दैट, इन केस और इफ। यदि आपने रूल्स अच्छी तरह से पढ़े हैं और हमने आपको समझाया और आपकी समझ में आ गया है तो आप यहाँ इन केस का प्रयोग कर दोगे। इस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इन केस आपका ये ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर खाली जगह में आप इन केस भर सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम देते हैं सेपरेट। वही अलग अलग वाक्य हैं, 2 सेपरेट अलग अलग। यू डू नॉट वर्क, तुम काम नहीं करते हो, तुम मेहनत नहीं करते हो। यू मे फेल इन द एग्ज़ाम, यानी एग्जामिनेशन का शॉर्ट है, हमको एग्जामिनेशन लिखना चाहिए था, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज एग्जाम। वेल, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम परीक्षा में फेल हो सकते हो। तो यहाँ पर हमको संभावना है और डर भी है। डर संभावना के लिए हम लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए लेस्ट। अब आप कहोगे यहाँ कहीं ऐसा ना हो, इन केस का भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। तुम मेहनत नहीं करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब इसमें हमने क्या बताया था, आपको पहले बताया था, आप नोट कर सकते हैं कि लेस्ट से अगला जो वाक्य होता है शुड का प्रयोग किया जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है मे, तो आप मे को हटा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, शुड। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम, यानी कि तुम मेहनत नहीं करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग किया गया है। लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो, डर और संभावना के लिए लेस्ट का प्रयोग होता है कि तुम मेहनत नहीं करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। यहाँ पर ये जो मे है, अब ये मे हमको हटाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम मे लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ये इस तरह से हमने मे के स्थान पर शुड का प्रयोग किया, तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपके 12th क्लास में क्वेश्चन आएगा, आप इसको कंबाइंड यानी कि कॉम्प्लेक्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न से देखते हैं, किस प्रकार से उसका जो है पैटर्न होता है। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो। यहाँ पर खाली जगह है, ब्लैंक है। यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर अब आपको कंजक्शन दिए हुए हैं इन केस, अदरवाइज, बिकॉज और लेस्ट। तो यहाँ पर देखिए बड़ी सोचने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि मीनिंग इन केस भी और लेस्ट भी है, लेकिन अगले सेंटेंस में यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, तो इन केस का आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेस्ट का प्रयोग ही किया जाएगा। लेस्ट आप कहोगे इन केस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हमने आपको पहले ही बता दिया था, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट शुड विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट सेंटेंस इफ वी प्लेस द कंजक्शन लेस्ट। दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान देंगे अदरवाइज। अदरवाइज ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी वो एग्जामिनेशन में आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी दे देंगे एज ऑप्शन, एज एन ऑप्शन, ऑप्शन के रूप में। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अदरवाइज नहीं तो। या फिर कह लीजिए अदरवाइज के साथ में और का भी प्रयोग किया जाता है, जो हमने आपको पहले ही एक कपलेट ने दोहा में बताया था, बट सो एंड आइदर और, वाइल येट नाइदर नोर। तो वट सो एंड आइदर और, जो और का मीनिंग होता है वही अदरवाइज का होता है, और का मतलब नहीं तो, अदरवाइज माने भी नहीं तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि इससे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता ही नहीं है। बिकॉज भी यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिकॉज शुड के साथ प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर केवल लेस्ट का ही प्रयोग होगा। चलिए अब आगे के हम सेंटेंस आपको और बताते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स। अगला सेंटेंस है आई स्विच्ड ऑन माई मोबाइल फ़ोन, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को चालू किया। इट स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, ये मेरे हाथों से फिसल गया। अब इन दोनों सेपरेट वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये अलग अलग वाक्य हैं, दोनों ही सेपरेट, कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की सहायता से। तो इसमें क्या कंजक्शन लगाएं? जी हाँ बच्चों, इसमें लगा सकते हैं हम जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को चालू किया, यह मेरे हाथों से फिसल गया। तो आई स्विच्ड ऑन माई मोबाइल, यहाँ पर हमने एज सून एज का प्रयोग कर दिया है। एज सून एज, जैसे ही मैंने अपने मोबाइल को चालू किया, यह मेरे हाथों से फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। तो दोनों वाक्यों को, बाकी का जो दोनों वाक्यों हैं, दोनों वाक्यों को हम इस कोमा से जोड़ देंगे। ये जो कोमा है इसको लगा देंगे दोनों वाक्यों के बीच में, यहाँ ये जो इट है इस फुल स्टॉप की जगह पर, और आई को कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर बना देंगे, क्योंकि दोनों वाक्य अब जुड़ रहे हैं तो इसलिए कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। एज सून एज आई स्विच्ड ऑन माई मोबाइल, इट स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड फेल डाउन, मेरे जैसे मैंने मोबाइल को चालू किया, यह मेरे हाथों से फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इसी वाक्य को हम देखिए नो सूनर देन से भी बना सकते हैं, यहाँ इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। नो सूनर देन, मुझे मोबाइल फ़ोन निकालने की देर भी न होने पाई कि यह मेरी जेब से, मेरे हाथों से फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। तो यहाँ की मीनिंग देन का प्रयोग किया जा रहा है, देन, THAN, नो सूनर। तो नो सूनर को हम शुरुआत में लिख देंगे, और जो देन है उस देन का प्रयोग करेंगे कोमा के स्थान पर, यानी कि दो वाक्यों के बीच में। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ हमने जैसे ही नो सूनर लगाया है, तो आप कहोगे यहाँ पर आपने डिड क्यों लगाया। तो इसका विशेष ध्यान कर लें कि ये हमेशा नियम है, इसका आप नोट कर सकते हो कि नो सूनर के बाद में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो। अब चूँकि हमारा ये सेंटेंस स्विच्ड ईडी लग रही है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है।
तो ऊपर तो डिड हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, साधारण है। साधारण में तो डिड आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव में डिड का प्रयोग हम करते हैं। तो नो सूनर लगाने के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दी और बाकी का सेंटेंस आई स्विच। अब स्विच्ड में से हमने ईडी को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि भाई डिड के साथ में सेकंड फॉर्म आती नहीं है। अगर लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये भी एक नोटेबल पॉइंट इज दैट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म जब आती है तो यहाँ हमको फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब लगाने के साथ। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आप ज़रूर अपने जहन में बैठा लीजिए कि नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है तो सेंटेंस के अनुसार ही उसकी मेन वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर हेड होती तो यहाँ थर्ड फॉर्म स्विच्ड आ जाती। डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो नो सूनर डिड आई स्विच ऑन माई मोबाइल फ़ोन। अब यहाँ ये जो कॉमा आप देख रहे हो, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यहाँ जो फुल स्टॉप है, हमने दोनों को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग किया है। तो आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ पर खाली जगह आएगी जिसमें ऑप्शन आ सकते हैं दैट, देन, व्हेन, एटसेट्रा। तो आपको यहाँ देन का ही चुनाव करना है क्योंकि नो सूनर के साथ में देन का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से आपका जो ऑप्शंस आएंगे दैट, देन, ऑफ और वेदर, तो आपको यहाँ पर देन का ही प्रयोग करना है। क्योंकि नो सूनर के साथ में देन का ही प्रयोग किया जाता है। 12th क्लास में करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस में देन के स्थान पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वैन का प्रयोग हो सकता है या THEN भी आ सकता है। इस प्रकार से वैन भी आ सकता है, THEN देन भी आ सकता है, THAT दैट भी आ सकता है। लेकिन आप सबको ये सब काट करके और आपको लगाना है THAN। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी गलती यहाँ पर भी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब के साथ कहो तो डिड है तो यहाँ पर ईडी लगी हुई आए, ईडी स्विच्ड। तो आपको क्या काम करना है, ये ईडी हटा देनी है क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक ये गलती। दूसरी गलती ये भी आती है कि नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी नहीं हो सकता है। उसको काट के दे देंगे नो सूनर आई स्विच्ड ऑन, इस तरह से। तो ये गलत है। आपको क्या काम करना है, ये हटा देना है और यहाँ सेंटेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है, आई स्विच। बस इस प्रकार से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी गलतियाँ आती हैं 12th क्लास में। आप ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल है शी इज स्टडिंग हार्ड। वह कठिन पढ़ाई कर रही है, बहुत पढ़ाई कर रही है। शी वॉन्ट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। शी वॉन्ट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स मतलब अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती है। यहाँ पर हम देखिए क्या लगाएंगे दोनों के बीच में। इस सेंटेंस को सेपरेट को अलग अलग, ये दोनों वाक्य हैं, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दोनों वाक्यों के बीच में या शुरुआत में जोड़ करके। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। शी इज स्टडिंग हार्ड, वह कठिन पढ़ाई कर रही है क्योंकि, बिकॉज लगा दीजिए यहाँ, कौन कहते हैं भगवान। बिकॉज आपका हो जाएगा एज भी लगा सकते हैं। शी इज स्टडिंग हार्ड, वह बहुत ही पढ़ाई कर रही है क्योंकि वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते, तो क्योंकि मीनिंग यहाँ पर बिकॉज हो जाएगी। इस तरह से हमारा वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन और भी कंजक्शन हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। बिकॉज क्योंकि शी वॉन्ट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। आगे बाकी के सेंटेंस को जो कि तो लिख दीजिए। एक अन्य तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर अब यहाँ इन ऑर्डर टू का भी प्रयोग किया है। ये इन ऑर्डर टू यानी के लिए या को। शी इज स्टडिंग हार्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स, वह
बहुत ही पढ़ाई कर रही है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो के लिए का यहाँ प्रयोग है इन ऑर्डर टू। तो विद्यार्थियों ये ध्यान देने वाली बात है, दिस इज द नोटेबल पॉइंट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू यूज इन ऑर्डर टू ओनली व्हेन सिक्योर। इट मीन्स वर्ब शुड बी देयर आफ्टर इन ऑर्डर टू, यानी कि इन ऑर्डर टू के बाद में वर्ब का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उससे पहला जो पार्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे इससे वर्ब, ये सिक्योर वर्ब है, इससे पहले का ये जो पार्ट है शी वॉन्ट्स टू, इसको हम छोड़ देंगे, तब जाके इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक। एक और तरीका देखिए, शी इज स्टडिंग हार्ड। यहाँ पर हमने सो एस टू का भी प्रयोग किया है, तो इन ऑर्डर टू के स्थान पर सो एस टू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नियम इसमें भी वही लागू किया जाएगा कि सिक्योर यानी कि वर्ब से अगला भाग प्रयोग किया जाएगा। जो पहला पार्ट है शी वांट्स टू, यहाँ वर्ब से जो पहला पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे, और सो एस टू या इन ऑर्डर टू के बाद में हम वर्ब से आगे वाला पार्ट ही यूज करेंगे। सो एस टू यानी कि ताकि सके, वह कठोर यानी कि बहुत ही पढ़ाई कर रही है ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके, इस प्रकार से हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में आप देखिए इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे, शी इज वर्किंग हार्ड यानी वो मेहनत कर रही है, स्टडिंग हार्ड, सिक्योर गुड मार्क्स। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू ये ऑप्शन आप लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू, क्योंकि यहाँ से वर्ब की शुरुआत हुई है, इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स। अब हमने दिया है सेपरेट सेंटेंस, यू वर वेरी वीक इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में बहुत कमजोर थे। दूसरा सेंटेंस है यू पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो गए। दो सेंटेंस है सेपरेट, इनको कॉम्प्लेक्स बनाना है जोड़ करके कंबाइंड। तो देखिए कंजक्शन लगा सकते हैं दो ऑल दो, हालांकि फिर भी, हालांकि तुम पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर थे फिर भी तुम परीक्षा में पास हो गए। तो यहाँ देखिए हमने ऑल दो का प्रयोग किया है, ये रहा ऑल दो, इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि तुम बहुत ही कमज़ोर थे अंग्रेजी में फिर भी यट, यहाँ देखिए यट का प्रयोग किया जाएगा, फिर भी तुम पास हो गए। अगर हम यट न लगाएं और कॉमा लगा दें तब भी हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। तो ध्यान देंगे 12th क्लास के जो क्वेश्चंस आते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस, वहाँ पर क्या होता है ऑल दो या दो, ये रहा ऑल दो या दो, ये अगर वाक्य शुरू होता है तो यहाँ पर दो सेंटेंस के बीच में बट का प्रयोग अक्सर दिया जाता है, बट या हाउएवर। तो उनको हटा करके या तो आपको कॉमा लगाना है या फिर यट लगाना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आप इसको बना सकते हैं, ऑल दो के साथ में या तो कॉमा का प्रयोग करो या फिर यट का प्रयोग करो, फिर भी तुम पास हो गए। आपकी कंपटीशन की परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे बट, यट, हाउएवर और स्टिल। बस आपको ये याद रखना है कि ऑल दो या दो का प्रयोग होगा तो यहाँ पर यट का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यट सही है, यहाँ यट आप लगा दोगे। इस प्रकार से आपका ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए सेपरेट वाक्य में 12th क्लास में ही यू आर आ थीफ, तुम एक चोर हो, एवरीबडी नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। ये दो वाक्य हैं, दोनों को जोड़ रही है। तो हमने आपको बताया था सेंस के अनुसार हम वाक्यों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आप इस वाक्य को पहले ले आइए, एवरीबडी नोज इट को तो हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट हट जाता है, और यहाँ पर दैट लगा देंगे कि एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यू आर आ थीफ, कि तुम एक चोर हो। देखिए इस प्रकार से एवरीबडी नोज, हमने इट को हटा दिया, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि दैट यू आर आ थीफ, कि तुम एक चोर हो। हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दैट को शुरुआत में भी लगा सकते हैं, दैट यू आर आ थीफ, कि तुम एक चोर हो, और कॉमा यहाँ लगा दीजिए एवरीबडी नोज, लेकिन यहाँ से इट हट जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन में आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से आएगा, एवरीबडी नोज ब्लैंक आई खाली जगह, प्रत्येक व्यक्ति जानता है यू आर थीफ, तुम एक चोर हो, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग हम कर देंगे।
क्योंकि देन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये नो सूनर के साथ में इसका अर्थ होता है कि, और दैट अकेला प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि कंजक्शन के रूप में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। हालांकि दोनों वाक्य इससे भी जुड़े जाते हैं, लेकिन ये नो सूनर के साथ में प्रयोग होता है। ये रहा, तो यहाँ दैट का प्रयोग होगा, एवरीबडी नोज दैट यू आर अ थीफ। वेदर का प्रयोग भी की के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर और का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वेदर भी नहीं आ सकता है। बच्चों, लगता है आपकी समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। एक और महत्वपूर्ण सेंटेंस देखिए, दोनों ही वाक्य ये सेपरेट। आई एम गोइंग टू द यूएस, पहला वाक्य मैं अमेरिका जा रहा हूँ। दूसरा है आई वॉन्ट टू अमेस मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप सेंस का प्रयोग कर सकते हैं। सेंस का प्रयोग होगा यहाँ, इस वाक्य को हमें पहले लाना पड़ेगा। सिंस आई वॉन्ट टू अमेस मनी, चूँकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए सिंस। फिर यहाँ इसलिए का भी काम करेगा, यही, अलग से मीनिंग नहीं लगानी है हमको इसलिए की। आई वॉन्ट टू अमेस मनी से पहले सिंस आई वॉन्ट टू अमेस मनी, चूँकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, यहाँ कॉमा लगा के, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द यूएस, इस सेंटेंस को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ सिंस आई वॉन्ट टू अमेस मनी, इसको यहाँ लिख दीजिए कॉमा लगाने के बाद। सिंस आई वॉन्ट टू अमेस मनी, चूँकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूएस जा रहा हूँ। आपका सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू अमेस मनी, यानी कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू यूएस। तो इसको सीधा सीधा कर दीजिए, आई एम गोइंग टू द यूएस, और आई वॉन्ट को हटा दीजिए, आई वॉन्ट टू को, और लगा दीजिए क्या, सो एज टू। पहले हमने जैसे बताया था, आई एम गोइंग टू द यूएस सो एज टू अमास मनी, ताकि मैं अधिक पैसा कमा सकूं। अमास की जगह इन ऑर्डर टू की जगह इन ऑर्डर टू, सो एज टू की जगह इन ऑर्डर टू भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा दीजिए। आई एम गोइंग टू यूएस, टू द यूएस सो एज टू अमेस मनी, या इन ऑर्डर टू अमेस मनी। सो एज टू अमेस मनी का मतलब हो जाएगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ ताकि अच्छा धन कमा सकूँ, और इन ऑर्डर टू का मतलब हो जाएगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए। इस प्रकार से दोनों तरह से आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इसी वाक्य को हम तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सो दैट। ये देखिए, ताकि आई एम गोइंग टू द यूएस, मैं अमेरिका जा रहा हूं ताकि मैं अधिक पैसा कमा सकूं। यहां से भी हम आई वॉन्ट को हटा देते हैं। देखिए किस प्रकार से इसका हम यूज करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने वाक्य को किया, आई एम गोइंग टू द यूएस, मैं अमेरिका जा रहा हूं, सो दैट, ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। यहाँ पर हमको ये जो आई वांट है, इसकी जगह आई मे का प्रयोग करना पड़ेगा, और वांट को हटा देंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सो दैट से अगले वाक्य में मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग करेंगे, और अगर यहाँ कोई पास्ट टेंस है, कोई सा भी टेंस पास्ट हो, तो यहाँ माइट का प्रयोग किया जाएगा। यही सेंटेंस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा ऑप्शन के रूप में। ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू द यूएस, यहाँ पर खाली जगह ब्लैंक आएगी, आई मे अमेस मनी, ताकि मैं धन अधिक कमा सकूँ। तो यहाँ पर दैट, देन, सो दैट और दो, तो ये चार कंजक्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन आपको चुनना है सो दैट। कारण कैसे पता चलेगा सो दैट आएगा, क्योंकि आगे मे का प्रयोग हो रहा है। अगर आगे अगले सेंटेंस में मे या माइट का प्रयोग हो तो समझ लीजिए कि दे सो दैट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है अपने तरह से। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट अवश्य करें। आप कमेंट नहीं करते तो हमको पता नहीं चल पाता है। हमारे मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और ये आपको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें।
नमस्कार बच्चों, बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।